आप सभी को मेरा नमस्कार है और आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि घटना चक्र, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आने वाली टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट सभी हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए इस क्लास को अंत तक देखें और बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी न करें। तो चलो शुरू करते हैं कि आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो ब्लूमफील्ड, जेफरसन, सॉश्यूर या ग्लीसन। तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जो जनक माना गया है वो सॉश्यूर को माना गया है। यह जो प्रश्न है एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। इसकी साथ में विस्तृत व्याख्या भी करते चलेंगे, जिससे कि इससे संबंधित कोई और प्रश्न बनता है वो भी हमसे न छूटे। कि फर्दिनेंद दा सॉश्यूर 1857-1913 का नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भाषाई क्रांति के रूप में उभरे हैं। तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जो जनक माना जाता है वो सॉश्यूर को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रतन लाघव का अर्थ है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रतन लाघव का अर्थ है शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मितव्यता या उच्चारण की सुविधा। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि में जो प्रतन लाघव का अर्थ माना जाता है वो उच्चारण की सुविधा जो है भाषा विज्ञान में प्रतन लाघव का अर्थ माना जाता है। इसे मुख सुख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है व्यंजन विपर्ड का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का या स्वर व्यंजनागम का। तो वाराणसी का बनारस रूप में जो विकास उदाहरण है वह व्यंजन विपर्ग का उदाहरण माना जाता है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं कि विपर्य किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं। इसके कई भेद हैं। स्वर विपर्य, व्यंजन विपर्य और अक्षर विपर्य। वाराणसी को बनारस रूप जो है व्यंजन विपर्य विकास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परनिष्ठित भाषा को या कृत्रिम भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। तो टकसाली भाषा जो है परनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा
और परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा और परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप प्रयुक्त होता है। इसलिए हिंदी को प्रयोजनमूलक प्रत्युक्ति के माध्यम से परिप्रेक्ष्य में उसके मानक रूप पर विचार करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से जटिलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो निम्नलिखित में से जो भाषा की प्रमुख प्रकृति मानी जाती है वह जटिलता से सरलता की ओर मानी जाती है। क्योंकि जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो शुरू में हमको वो बहुत कठिन लगने लगती है, और जैसे ही हम सीखते जाते हैं वो हमें सरल लगने लगती है। इसलिए भाषा की जो प्रकृति है वो जटिलता से सरलता की ओर मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है निश्चितता, अनिश्चितता, कुशलता या कोमलता। तो न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में जो रहती है वो निश्चितता रहती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हम इसकी व्याख्या साथ ही साथ इसलिए कराते जाते हैं कि इनकी व्याख्या से भी बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं, और ऐसे ही निरंतर तैयारी करने के लिए, निःशुल्क तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बस इसे शेयर करते रहें। तो अगला देखते हैं कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। कोई भी बोली भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है दुरूह, सरल, भावपूर्ण या सरस। तो कोई भी बोली या भाषा जब मानकता प्राप्त कर लेती है तो वह सरल हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है रोमांटिक हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, कॉकेशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो एकाक्षरी भाषा परिवार से जो तात्पर्य माना जाता है वो चीनी भाषा परिवार से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेषता शब्दावली को कहते हैं। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को कहते हैं सामान्य शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली या परिभाषिक शब्दावली। तो ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि परिभाषिक शब्दावली किसके लिए है। परिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए
ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, बहुसंख्य व्यक्तियों के लिए। तो परिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? तो परिभाषिक शब्दावली जो है वो ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं कि परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा विज्ञान, वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि, साहित्यकार या समाज? तो पारिभाषिक शब्दावली का जो निर्धारण करता है वो भाषा वैज्ञानिक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? अलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समास शैली या लाक्षणिक शैली? तो भाषा वैज्ञानिक शैली का जो तात्पर्य माना जाता है वो वस्तुनिष्ठ शैली से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू? तो हिंदी की वैज्ञानिक भाषा और तकनीकी शब्दावली जो है वो मूलतः उर्दू शब्दावली का अनुवाद माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? यह प्रश्न अक्सर बहुत पूछा जाता है कि कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित? तो जो कार्यालय हिंदी की जो भाषा होनी चाहिए वो अभिधात्मक भाषा होनी चाहिए। कैसी? कार्यालय हिंदी की जो भाषा है वो अभिधात्मक भाषा होनी चाहिए। इसकी व्याख्या देखते हैं कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वो अभिधा कहलाती है। कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। इससे अत्यंत सरल तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय भाषा, लोक भाषा, राजभाषा या संपर्क भाषा? तो ऑफिशियल जो लैंग्वेज का अर्थ माना जाता है वह राजभाषा को ऑफिशियल राजभाषा का अर्थ माना जाता है। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देखते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में कार्यालयी भाषा कहते हैं जो सरकारी कामकाज हेतु प्रयोग होती है। इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द राजभाषा है। राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज और राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। लोक भाषा को पब्लिक लैंग्वेज तथा संपर्क भाषा को कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज, कंट्रैक्ट लैंग्वेज
कहा जाता है? अगला प्रश्न देखते हैं कि एडिटर का क्या अर्थ होता है? राजदूत, अवन्यता, संशोधक या संपादक? तो एडिटर शब्द का जो अर्थ माना जाता है वो संपादक जो है एडिटर शब्द का अर्थ माना जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि ट्रेनिंग शब्द का क्या अर्थ माना जाता है? प्रशिक्षण, परीक्षण, परिवीक्षा या रेल का चालन? यह जो है KBS प्रवक्ता 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि ट्रेनिंग शब्द का क्या अर्थ माना जाता है। तो ट्रेनिंग शब्द का जो अर्थ है वो प्रशिक्षण को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रिजर्वेशन शब्द का क्या अर्थ माना जाता है? अनुसंधान, आरक्षण, स्थिरीकरण या आरोपण? तो रिजर्वेशन जो शब्द का अर्थ माना जाता है वो आरक्षण माना जाता है। क्या? रिजर्वेशन शब्द का अर्थ जो है वो आरक्षण माना जाता है, जबकि अनुसंधान शब्द का अर्थ रिसर्च है। रिसर्च जो है अनुसंधान शब्द का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपॉइंटमेंट का अर्थ क्या होता है? अपॉइंटमेंट का अर्थ नियुक्ति, विज्ञप्ति, आदेश या अनुमोदन? तो अपॉइंटमेंट जो शब्द का अर्थ होता है वो नियुक्ति माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह सभी प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। रजिस्ट्रेशन शब्द का अर्थ क्या माना जाता है? नामांकन, संशोधन, पंजीकरण या आरक्षण? तो जो रजिस्ट्रेशन शब्द का जो अर्थ माना जाता है वह नामांकन जो है वो रजिस्ट्रेशन शब्द का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा वैज्ञानिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा वैज्ञानिक नहीं है? सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या जयशंकर प्रसाद? तो निम्न में से जो भाषा वैज्ञानिक नहीं माना जाता है वो जयशंकर प्रसाद को भाषा वैज्ञानिक नहीं माना जाता है, जबकि यह एक छायावादी कवि माने जाते हैं। इनकी व्याख्या देखते हैं कि सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा और भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा इत्यादि जो हैं वो भाषा वैज्ञानिक माने जाते हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद एक महान कवि एवं नाटककार माने जाते हैं। तो भाषा वैज्ञानिक कौन है? सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी और देवेंद्र नाथ शर्मा आदि जो हैं यह भाषा वैज्ञानिक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर या काका साहेब कालेकर? तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं वो बाल गंगाधर खेर को राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष माना जाता है।
इसकी व्याख्या देखते हैं कि राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर थे और राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत हुआ था। कितना? 7 जून 1955 को। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बाल गंगाधर खेर को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य है। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई मानी जाती है वो शब्द को भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि को माना जाता है, जबकि शब्द जो है भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई मानी जाता है। इस चीज में कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। शब्द सार्थक इकाई होते हुए भी वाक्य में इसका प्रयोग ज्यों का त्यों नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र और सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। जैसा कि अभी ऊपर बताया जा चुका है कि भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। भारत की संपर्क भाषा जो है कौन सी है? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू। तो भारत की जो संपर्क भाषा मानी जाती है वो हिंदी जो है भारत की संपर्क भाषा मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से या प्राकृतक से। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी रूपों से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी या मसनवी। तो निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो मसनवी को हम हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं
कि आजकल हिंदी भाषा की मुख्यतः 3 शैलियाँ प्रचलित हैं: हिंदुस्तानी, उर्दू और संस्कृतनिष्ठ हिंदी। इनके अलावा एक चौथी शैली जो है अंग्रेजी मिश्रित भी मिलती है। दक्षिणी हिंदी शैली दक्षिण राज्यों के मुस्लिम बाहुल्य राज्यों के क्षेत्र में बोली जाती है। मसनव शैली हिंदी की शैली नहीं है। यह प्रेम मार्गी काव्यों की रचना के लिए प्रयुक्त हुई है, जो फारसी की एक शैली मानी जाती है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो जो भाषा होती है वो एक पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाती है। मतलब इसमें गलत पूछा गया है, कभी कभी यह कंफ्यूजन भी हो जाती है, तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि इसमें से एक गलत विशेषता है कि भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है जो हमें बिना मेहनत किए ही संपत्ति की तरह पिता से पुत्र को प्राप्त हो जाए। भाषा एक परिवर्तनशील होती है, भाषा एक सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। कि भाषा जो है एक प्रतीकात्मक होती है, भाषा ध्वनिमय होती है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा जो है हमेशा वो कठिनता से सरलता की ओर चलती है, क्योंकि भाषा हमें जब सीखते हैं तो शुरू में वो बहुत कठिन लगती है और धीरे धीरे वो हमको सरल लगने लगती है। भाषा जो है गतिशील रहती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमाएं होती हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, तो भाषा की एक क्षेत्रीय सीमा भी होती है। कि भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा जो है बदल भी सकती है क्योंकि ये परिवर्तनशील होती है। समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, न कि एक पैतृक संपत्ति होती है, क्योंकि इसे हम समाज में रहकर ही सीख सकते हैं। अगर एक बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए तो उसके भाषा का विकास कभी नहीं हो सकता। अगर एक बच्चा समाज में पला बढ़ेगा तो तभी उसके भाषा का विकास हो सकता है। इसलिए इसे सामाजिक संपत्ति कहा गया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे परिवार में, वो बड़ों को देखकर ही धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। तो भाषा जो है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अतः स्पष्ट है कि भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं होती है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निःशुल्क प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस हमारा शुल्क इतना होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।